इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया बर्लिन में मौजूद है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखिए लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है क्योंकि एक तरफ जंग चल रही है। देखिए पहले हम उत्साह की बात कर लेते हैं। मोदी 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 मोदी, गजब का उत्साह लोगों में है, गजब का उत्साह है। जो प्रवासी भारतीय यहाँ पर रहते हैं, कहाँ से आए हैं आप? आई एम कमिंग फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। मैं फ्रैंकफर्ट से आ रहा हूँ। ठीक है, पीएम मोदी को देख लिया? या पीएम मोदी को देख लिया एंड ही वाज वेरी काइंड। आई सेड आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। ही इमीडिएटली सेड वनकम टू मी एंड इट वाज अ वेरी नाइस मोमेंट फॉर मी पर्सनली। वो आपके चेहरे पर भी नजर आ रहा है। आपने देखा पीएम मोदी को? बिल्कुल देखा, जो है हम सब मिले, जो कम्युनिटी के सारे मेंबर जो है बर्लिन के, और बहुत अच्छा लगा जो है। ठीक है, आप क्योंकि युद्ध भी चल रहा है और सबकी नजरें इस बात पर है कि जो जर्मन चांसलर से मीटिंग होने वाली है, आपको लगता है पीएम मोदी की पहल का असर होगा? तो बेसिकली जो हमारा एसोसिएशन है यहाँ पर, हम लोग जो भी रिफ्यूजी यूक्रेन से आ रहे हैं, हम सबकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। जो भी चैरिटी हो सकती है हम लोग अपने अपने घरों में उनको रख रहे हैं। जो भी खाना प्रोवाइड कर सकते हैं उनका हम लोग सभी लोग। पीएम मोदी की भूमिका? पीएम मोदी की भूमिका तो हमेशा शांति के लिए रही है। हम लोग भारत के हमेशा शांति के लिए रही है और हम भी चाहते हैं हमेशा शांति बनी रहे, रूस और यूक्रेन के बीच शांति हो। तो काफी गजब का उत्साह। एक बार फिर से किस तरीके से आप लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। तो ये देखिए लोग जो प्रवासी भारतीय यहाँ पर हैं और शाम को यहाँ पर एक बड़ा कल्चरल इवेंट होने वाला है जिसमें 18,000 प्रवासी भारतीय मौजूद रहेंगे। सबसे अहम हो जाता है क्योंकि एक तरफ युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन में और यूरोप यात्रा पीएम मोदी की है, जिसमें हम 3 देशों की बात करें, जर्मनी की बात करें, हम बात करें फ्रांस की बात करें, हम डेनमार्क की बात करें, तीनों नेटो के सदस्य देश हैं। ऐसे में पीएम मोदी की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और देखिए जो 9 मई की तारीख है वो निर्णायक होगी क्योंकि ज़ेलेंस्की अभी हार नहीं मान रहे हैं। ऐसे में क्या रणनीति पुतिन वहां पर बिछा रहे हैं, 9 मई को क्या होने वाला है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। अगर पुतिन ने ठान लिया है तो पुतिन को कोई रोक नहीं सकता। पुतिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दुनिया इसकी गवाह बन रही है। पुतिन ने युद्ध खत्म करने की एक डेडलाइन दी थी और वो डेडलाइन थी 9 मई 2022। 9 मई ये वो तारीख है जब रूस में विक्ट्री डे की परेड निकलती है। पुतिन रूस की सभी सेनाओं की सलामी लेते हैं। बात बहुत सीधी और एकदम साफ है। रूस के बड़े बड़े जनरलों और उनकी आर्मी के पास अब बस सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। ये 1 हफ्ता यूक्रेन पर कहर बनकर टूटने वाला है। 9 मई से पहले इस 1 हफ्ते में यूक्रेन के अंदर कुछ भी हो सकता है और ऐसे में ज़ेलेंस्की ही नहीं पूरी दुनिया खौफ में है। पूरा यूक्रेन दहशत में है कि आखिर क्या करने वाले हैं पुतिन। इस सवाल ने 9 मई को दुनिया की सबसे बड़ी डेडलाइन बना दिया है। देखिए दुनिया के हर बड़े अखबार में 9 मई पर हेडलाइंस छप रही हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन 9 मई से पहले क्या बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हमने पुतिन की वॉर स्ट्रेटेजी और रूस की सेना के मौजूदा अभियानों का गहराई से अध्ययन किया है और ये पता लगाया कि इस 1 हफ्ते के अंदर यूक्रेन में कैसी खतरनाक तबाही मचने वाली है। पुतिन अब क्या करने वाले हैं। ये है यूक्रेन का ओदेसा पोर्ट। मारियुपोल पोर्ट सिटी पर कब्जा करने के बाद अब रूस का अगला टारगेट है ओदेसा। क्यों ओदेसा पर रूस अपना झंडा लहराना चाहता है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये अहम खबर देखिए।
रूस ने ओडेसा के एक नए रनवे एयरफील्ड पर मिसाइल अटैक किया है। रूस ने अपने इस हमले से ओडेसा के रनवे और एयरफील्ड को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। रूस ने क्रीमिया से ये मिसाइल ओडेसा पर लॉन्च की है। पुतिन ने अपने हथियारों के जखीरे में से एक और खतरनाक मिसाइल फैशन मिसाइल को इस हमले के लिए इस्तेमाल किया। जिस मिसाइल से पुतिन ने यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा का रनवे बर्बाद किया, ये उसी मिसाइल की तस्वीरें हैं। 2015 से पुतिन की सेना इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है और इसका पहला कामयाब इस्तेमाल सीरिया की खतरनाक जंग में किया गया। और अब इसी मिसाइल से पुतिन ने यूक्रेन के बेहद अहम ओडेसा शहर को हिट किया है। दरअसल पुतिन पूरी तरह से यूक्रेन को दुनिया से अलग थलग कर देना चाहते हैं। जरा इस मैप को ध्यान से देखिए। ओडेसा बंदरगाह यूक्रेन का मारियुपोल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आपको समझाते हैं। अगर यूक्रेन अपना कोई भी सामान दुनिया से किसी और हिस्से में पहुंचाना चाहता है और अगर उसके जहाज मारियुपोल से गुजरेंगे तो उन्हें इन छोटी जल संधियों से गुजरना होगा, जिसे ब्लॉक करना बेहद आसान है। जबकि ओडेसा यूक्रेन का एक ऐसा बंदरगाह है जहां से गुजरकर दुनिया से जुड़ना ज्यादा आसान है। अब मारियुपोल पर कब्जा करने के बाद पुतिन ओडेसा पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि हर तरह से यूक्रेन को दुनिया से काट दिया जाए। और इसीलिए पुतिन की आर्मी ने लगातार ओडेसा के ऊपर दबाव बना रखा है। ये तस्वीरें ओडेसा की ही हैं, जहां एक इमारत पर हमला करने के बाद यूक्रेन के लोग राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। ये एक और तस्वीर देखिए, कैसे ओडेसा के अंदर मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन के लोग राहत और बचाव के काम में लगे हैं। पुतिन 9 मई की विक्ट्री परेड से पहले एक हफ्ते में सबसे भीषण हमले क्राइमिया से ओडेसा पर कर सकते हैं, जो अब शुरू भी हो चुके हैं। ओडेसा के हाथ से निकलते ही यूक्रेन का संपर्क दुनिया से कट जाएगा, क्योंकि ओडेसा दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के 600 से भी ज्यादा बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। 3 यूरोपीय व्यापार मार्ग ओडेसा से गुजरते हैं। इसके अलावा ओडेसा में रेल नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। ओडेसा पर कब्जा करने के बाद पूरे काले सागर पर पुतिन की फोर्स का वर्चस्व हो जाएगा और इसके बाद 9 मई को पुतिन ये ऐलान कर सकते हैं कि काला सागर पर रूस ने ऐतिहासिक विजय हासिल कर ली है। पुतिन की फोर्स ने अपनी विक्ट्री डे की रिहर्सल भी शुरू कर दी है, लेकिन पुतिन जब 9 मई को अपने देश को संबोधित करेंगे तो उनके स्क्रिप्ट क्या होगी, ये आगे आने वाले एक हफ्ते में रूसी फौज की कामयाबी से ही पता चल सकेगा। एक बात पूरे दुनिया के अखबारों में छप रही है कि पुतिन मोल्दोवा पर हमला कर सकते हैं। 9 मई तक अगर पुतिन ओडेसा पर दबाव बनाने में सफल हो जाते हैं तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि पुतिन के अगले निशाने पर मोल्दोवा है। लेकिन मोल्दोवा पर पुतिन की नजर आखिर क्यों है, ये अब हम आपको इस नक्शे की मदद से समझाते हैं। देखिए, यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ है ये मोल्दोवा। मोल्दोवा को इसीलिए भी पुतिन का कहर झेलना पड़ सकता है क्योंकि मोल्दोवा ओडेसा के पास है। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल को भी लगता है कि मोल्दोवा पर रूस कभी भी हमला शुरू कर सकता है। इसीलिए उसने मोल्दोवा में रहने वाले अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी करके मोल्दोवा छोड़ने के लिए कहा था। मोल्दोवा के डिप्टी पीएम तो पहले ही कह चुके हैं कि इस पूरे इलाके के लिए ये समय बहुत मुश्किल है। मोल्दोवा की सरकार इसीलिए डरी हुई है क्योंकि मोल्दोवा में ही एक इलाका है ट्रांसनिस्ट्रिया। ट्रांसनिस्ट्रिया की 453 किलोमीटर की सीमा यूक्रेन से सटी हुई है। लेकिन मोल्दोवा के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि ट्रांसनिस्ट्रिया की जनता का कुछ हिस्सा मोल्दोवा से अलग होना चाहता है। रूस इस इलाके पर भी अपना दावा करता रहा है। यहाँ पर भी विद्रोही मौजूद हैं जो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही मोल्दोवा सरकार के खतरे की घंटी बजा रहे हैं। 1990 के दशक से ये इलाका आजादी की मांग कर रहा है। पिछले हफ्ते यहाँ एक हमला भी हुआ था जिसने मोल्दोवा सरकार को डरा दिया है। इसके अलावा पुतिन उत्तरी यूक्रेन से सटे देश बेलारूस से भी लगातार यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बेलारूस पर आरोप लगाया था कि वो अपनी जमीन से यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस को हथियारों की सप्लाई लाइन दे रहा है। नेटो की तरफ से जासूसी करने वाले विमानों ने जो खुफिया जानकारी इकट्ठा की है, उसके मुताबिक यूक्रेन पर हवाई हमलों के लिए बेलारूस का उपयोग स्प्रिंग बोर्ड की तरह किया गया है। यूक्रेन की सेना की तरफ से पहले भी ये दावा किया गया कि उसने बेलारूस से अपने क्षेत्र की ओर दागी गई कई मिसाइलों को मार गिराया है। अब यूक्रेन ने भी रूस को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल बंद करे। Загроза завдання противником ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України з території Республіки Білорусь, а також здійснення противником провокацій на зазначеній ділянці державного кордону України. लेकिन सवाल ये भी है कि क्या पुतिन 9 मई से पहले जो प्लान बना रहे हैं वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका अब इस लड़ाई में खुलकर यूक्रेन के साथ है, बल्कि वो इस मिशन में अब अपनी तरफ से क्यू में लगातार मदद भेज रहा है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी क्यू के अंदर जेलेंस्की से मुलाकात की है और ये आश्वासन दिया है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा। यानी 9 मई को पुतिन जो विक्ट्री परेड निकालने वाले हैं, उसमें रूस को कितनी विजय मिलने वाली है, ये इस बात पर तय होगा कि अमेरिका यूक्रेन की कितनी मदद किस हद तक कर पाता है। मैं इस वक्त बर्लिन में हूँ। पीएम मोदी का दौरा काफी अहम हो जाता है। मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है जिन्होंने पीएम मोदी के सामने प्रस्तुत किया। आपने क्या परफॉर्मेंस दी पीएम मोदी के सामने? एक पैट्रियोटिक सॉन्ग। एक पैट्रियोटिक सॉन्ग, आप बताइए। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन से मन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर, हम अर्चना करेंगे, हम वंदना करेंगे। बहुत बढ़िया। आपने पीएम मोदी से बात भी की, उन्होंने कुछ बोला आपको? हाँ। क्या बोला? शाबाश। शाबाश बोला? हाँ। तो आप खुश हुए? आप पीएम मोदी से मिलना चाहते थे? हाँ। हाँ, काफी He is not slept from yesterday. अच्छा, रात से ये बच्चा सोया नहीं है। अच्छा। And it's like a proud moment for me as a father, and it's an unforgettable moment for me. I can say I cannot control my आपने emotions. पहले पीएम मोदी को देखा था? No, we haven't met. This is the first time. Although Modi ji came in 2014-15, that time I was in Netherlands, but this is the first time I'm meeting him personally. ठीक है। Yeah. तो देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा उत्साह है। इस बच्चे को पीएम मोदी ने शाबाश बोला और इनका सपना था कि वो पीएम मोदी से मिले, वो पूरा हुआ है। दूसरी तरफ जो पीएम मोदी का ये यूरोप दौरा है कई मायनों में खास है, क्योंकि यूरोप इस वक्त रूस के खिलाफ है, यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, घातक हथियार पहुंचा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की भूमिका को समझा जा सकता है कि वो 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलने वाले हैं। मेरे सहयोगी जनक लाइव मौजूद है, जो जंग के मैदान से लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। जनक, देखिए बहुत मायनों में ये दौरा खास हो जाता है कि नेटो देश हैं तीनों। इसके अलावा अगर हम देखें तो व्यापार के क्षेत्र में भी, क्योंकि अब व्यापार बंद हो चुका है रूस से, ये यूक्रेन युद्ध की वजह से तीनों देशों का, तो पीएम मोदी की भूमिका काफी बड़ी हो जाती है। जाहिर तौर पर देखिए हमें ये भी समझना होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने लगभग अब तक, चाहे कि 40 अगर देश मिला लें हम, तो करीब 40 देश, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन को मानकर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें लगभग 60,000 करोड़ के हथियार अब तक जेलेंस्की को दिए जा चुके हैं, उतनी मात्रा में दिए जाने वाले। उसके अलावा बाइडन है, जो बाइडन, उन्होंने लगभग 33 अरब डॉलर की अमेरिकी कांग्रेस से डिमांड भी की है, जो यूक्रेन को मदद करने जा रहे। तो अगर जंग नहीं रुकती तो आने वाले दिनों में और भीषण होगी, क्योंकि चाहे पुतिन की बात की जाए, चाहे यहाँ पर जेलेंस्की की बात की जाए, दोनों झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में बीच का रास्ता क्या हो सकता है, क्या एक समझौते के तहत आगे बढ़ा जा सकता है, और शुरू से भारत का यही स्टैंड है और पीएम मोदी के इन प्रयासों पर नज़र भी है। पहले भी अगर आपको याद हो जसप्रीत, की जब यूक्रेन पर पहला हमला हुआ 24 तारीख को, तब से ही यूक्रेन के जो एम्बेसडर रहे भारत में, उन्होंने भी कहा कि पीएम बात करे पुतिन से, पीएम नरेंद्र मोदी बात करे, पीएम मोदी जेलेंस्की से बात करे। और उसके बाद लगातार बातों का दौरा चला कि वो चाहे जेलेंस्की से बात की हो, चाहे पुतिन से बात की हो, तो उसको रोकना संभव है, क्योंकि अब दोनों तरफ से जिस तरीके से
खटास है उसको रोकना संवाद से ही हो सकता है। और वो शुरुआत से भारत का स्टैंड रहा डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कि आप पहले संवाद करें, शांति की तरफ, चूंकि भारत का शुरू से स्टैंड रहा है। तो अब चूंकि पुतिन है वो लगातार, आप पूर्वी यूक्रेन से बात कर लीजिए या दक्षिण यूक्रेन तक, चाहे बेलारूस से या बाल्टिक सागर से ही बात कर लीजिए ना आप, वहाँ से लेके ओडेसा और कला सागर तक पूरी तरह से पुतिन है वो अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हैं। और अब तो ओडेसा ही नहीं, ओडेसा के बाद वो मोल्दोवा पर भी दबाव। देखिए बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है रूस से, और बड़ी खबर ये है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ दिनों के लिए अपना पद छोड़ सकते हैं। अपनी जगह पर किसी शक्तिशाली नेता को वो कमान सौंप सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूक्रेन के खिलाफ अब और भी बड़ी जंग होगी। नेटो को अब बड़ी चुनौती मिलने वाली है। यूक्रेन पर कहर बरपाएगा रूस का नया कमांडर। यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को 2 महीने से अधिक हो गए हैं। राष्ट्रपति पुतिन की अगुवाई में रूस ने यूक्रेन को तबाह कर रखा है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन का हर कोना खाक में बदलता जा रहा है। लेकिन अब इससे भी बड़ा हमला होने वाला है। यूक्रेन का हाल अब और बुरा होने वाला है, क्योंकि रूस के लिए इस युद्ध की कमान संभालने वाला है एक ऐसा शख्स जिसका नाम है निकोलाई पात्रुशेव। निकोलाई के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं आखिर वो क्या वजह है कि पुतिन की जगह निकोलाई को कमान मिलने वाली है। क्रेमलिन सूत्रों की माने तो पुतिन की तबीयत बेहद खराब है और वो पेट के कैंसर से पीड़ित हैं, जिसके लिए उनका तत्काल ऑपरेशन करना बेहद जरूरी है। खबरों के मुताबिक डॉक्टर ने पुतिन को फौरन ऑपरेशन करने की सलाह दी है। हालांकि ऑपरेशन कब होगा इसकी तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि 9 मई को विक्ट्री डे समारोह के बाद किसी भी दिन पुतिन अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। पुतिन के ऑपरेशन की तारीख भले ही तय ना हो, लेकिन इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। साथ ही ऑपरेशन के बाद के हालात पर भी पुतिन तेजी से चर्चा कर रहे हैं और इलाज के दौरान उनकी गैरहाजिरी में कमान किसे मिलेगी इस पर भी वो फैसला कर चुके हैं। और वो नाम है निकोलाई पात्रुशेव का, जो रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव हैं और पुतिन के सबसे खास और वफादार हैं। खबर है कि इस बारे में पुतिन और निकोलाई के बीच 2 घंटे से अधिक देर तक चर्चा हुई, जिसके बाद निकोलाई का नाम तय हो गया। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच पुतिन की तबीयत का खराब होना और कुछ वक्त के लिए निकोलाई को कमान मिलना इसलिए भी अहम है क्योंकि कहा जाता है कि निकोलाई ही वो शख्स हैं जिन्होंने पुतिन को यकीन दिलाया था कि यूक्रेन की सरकार नव नाजीवाद से भर गई है और रूस के खिलाफ बड़ी साजिशें कर रही है। जाहिर है ऐसे में कुछ वक्त के लिए भी अगर इस युद्ध की कमान निकोलाई के हाथ में आड़े आती है तो यूक्रेन को अब और अधिक बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। निकोलाई पात्रुशेव कट्टर राष्ट्रवादी हैं और पिछले 14 साल से रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव हैं। निकोलाई इससे पहले करीब 7 साल तक रूस में सुरक्षा की सबसे बड़ी संस्था FSB के निदेशक रहे हैं, जिसके प्रमुख उनसे पहले पुतिन हुआ करते थे। साथ ही रूस की खुफिया एजेंसी KGB के प्रमुख रहे हैं निकोलाई पात्रुशेव। निकोलाई पुतिन के कितने करीबी और वफादार हैं इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नियमों को दरकिनार कर पुतिन ने उनको रूस की कमान देने का फैसला किया है, जबकि यहाँ के संविधान के मुताबिक ऐसे हालात में सत्ता पूरी तरह से प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन के पास होनी चाहिए। हालांकि ये सारी बातें इस बात पर निर्भर करेंगी कि पुतिन का स्वास्थ्य कैसा रहता है, ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत कैसी रहती है और उनको कितने दिनों तक आराम करने की जरूरत है।
खबरों के मुताबिक पुतिन को यकीन है कि वो ऑपरेशन के बाद 2 से 3 दिनों में ही काम पर वापस लौट आएंगे, लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा। पुतिन की तबीयत खराब होने की खबरें इससे पहले भी आ चुकी हैं और उनके कई दिनों तक नहीं दिखने पर हालात गंभीर होने का दावा भी किया जा चुका है, लेकिन इस बार हालात पहले से अलग दिख रहे हैं और इसकी पुष्टि क्रेमलिन सूत्रों ने भी की है। ऐसे में दुनिया भर की नजर इस बात पर है कि रूस के मौजूदा हालात का असर यूक्रेन युद्ध पर क्या पड़ने वाला है। तो पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम हो जाता है कि क्या पीएम मोदी शांति दूत की भूमिका निभाएंगे, ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है। और ये एडलॉन होटल है जहां पर पीएम मोदी मौजूद है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने बच्चों से बात भी की है, क्योंकि काफी संख्या में प्रवासी भारतीय इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जो पीएम मोदी को देखने के लिए पहुंचे। और इसमें कुछ बच्चों को पीएम मोदी ने ऑटोग्राफ दिया, उनकी परफॉर्मेंस भी देखी। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं बर्लिन में रहने वाला हूँ, ऐसे मैं पटना बिहार से हूँ। पीएम मोदी को देखा आपने? बिल्कुल देखा, काफ़ी अच्छे से मिला उन्होंने, सबके लिए बहुत ही समय था उनके पास। हाँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आप कैसे देखते हैं पीएम मोदी की भूमिका को? मैं तो पुणे से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। पीएम मोदी से मिलके तो बहुत ही खुशी हुई। बहुत दिन से उनसे मिलने की तमन्ना भी थी, तो आज पूरी हुई। और उनकी एनर्जी, उनकी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम लोग भी उनसे बहुत ऊर्जा लेते हैं। तो देखिए, विदेशी धरती पर हर कोई पीएम मोदी का कायल है। बड़े तो बड़े, बच्चे तो बच्चे काफी ज्यादा उत्साहित है। मैंने कुछ देर पहले मान्या से बातचीत की है जो काफी उत्साहित नजर आई। पीएम मोदी ने इनको ऑटोग्राफ दिया। न्यूज़ 18 इंडिया ने इनसे खास बातचीत की है कुछ देर पहले। मैंने बात की है, आप सुनिए रिपोर्ट। मान्या मिश्रा जिन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर बनाई है और पीएम मोदी ने देखिए इनको ऑटोग्राफ भी दिया। कब बनाई आपने ये फोटो? कल बनाई, एक दिन में? यस। कैसा लगा पीएम मोदी से मिलकर? ऐसा था कि जैसे मेरा सपना पूरा हो गया। अच्छा, ठीक है। तो कहाँ पे पीएम मोदी ने ऑटोग्राफ दिया, दिखाइए। क्या लिखा है पीएम मोदी ने? वंदे मातरम, और फिर उन्होंने अपना नाम लिखा है। हाँ बिल्कुल, तो ये नाम लिखा हुआ है। कब से आप तैयारी कर रही थी? 2 दिन मतलब सारा मटेरियल्स अरेंज किया और फिर मैंने दूसरे दिन पीएम मोदी ने क्या बोला आपको? शाबाश। अच्छा, शाबाश बोला। तो देखिए कितने खुश है। और बात हुई आपकी? हाँ, और उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा बना है, ऐसे ही करते रहो। आप लोग भी मिले पीएम मोदी से? बिल्कुल, और आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलने का सौभाग्य मिला। और वो बहुत ही दयालु हैं। जैसे ही मान्या ने का पोर्ट्रेट उन्होंने देखा तो उन्होंने का सबसे पहले रिएक्शन था, ये कौन है? अपनी फोटो देख के वो पूछे ये कौन है, तो मान्या ने रिप्लाई दिया, आप हैं, मेरे आइकॉन हैं आप। So he was very, very kind, and it's a proud moment for all of us in Berlin. Today he is here with us. बिल्कुल। और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेन की मदद करने वाले देशों पर रूस के राष्ट्रपति भड़क गए हैं। हम देख रहे हैं अमेरिका समेत तमाम नेटो देश इस वक्त यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उन तक घातक खतरनाक हथियार पहुंचा रहे हैं। और रशिया का ये कहना है कि इसकी वजह से युद्ध और भड़क रहा है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। युद्ध के 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी रूस को वो कामयाबी नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। रूस के महाशक्ति होने के बावजूद यूक्रेन की सेना लगातार मुकाबला कर रही है। यूक्रेन की इस ताकत के पीछे अमेरिका और यूरोप का हाथ है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर रूस गुस्साया है। उसने एक बार फिर से अमेरिका और नेटो देशों को धमकी दी है, हथियार न भेजने की चेतावनी दी है। रूस की अमेरिका और नेटो को चेतावनी। यूक्रेन से पीछे हटे अमेरिका और यूरोपीय देश। यूक्रेन को हथियार देना बंद करे अमेरिका, यूरोप।
रूस के हमले के बाद यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका और नेटो देशों ने पूरी ताकत झोंक दी है। हथियारों का जखीरा पहुंचाया जा रहा है। इसी को लेकर रूस ने अमेरिका और यूरोप को चेतावनी दी है। चीन की समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन में वाकई में शांति चाहते हैं तो वो यूक्रेन को गोला बारूद की आपूर्ति बंद कर दे, क्योंकि हथियारों की आमद से यूक्रेन की जंग और भीषण होने की आशंका पैदा हो गई है। दरअसल पश्चिमी देशों की मदद के बाद यूक्रेन के पास एक से बढ़कर एक ऐसे घातक हथियार हो चुके हैं जिनसे रूसी सेना का मुकाबला किया जा रहा है। खुद दुनिया के सबसे ताकतवर वॉर मशीनरी रखने वाले पुतिन आखिर क्यों यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला नहीं कर पा रहे हैं? इसे समझने के लिए यूक्रेन के उस रक्षा कवच को समझना होगा जिसे एक साथ खुद कई देशों ने मिलकर तैयार किया है। अमेरिका, यूरोप और नेटो। ये यूक्रेन के लिए एक ऐसी ताकत है जिसने अभी तक पुतिन की सेना के खिलाफ यूक्रेन को युद्ध में न सिर्फ बनाए रखा है बल्कि इन्हीं देशों से मिले हथियारों की बदौलत रूस को लगातार बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। खुद ज़ेलेंस्की ने इस बात का दावा किया कि वो जल्द ही रूस के कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन का झंडा फहरा देंगे। Активно комунікуємо з партнерами для посилення санкцій проти Росії, за Маріуполь, за всі зруйновані міста, громади України, за воєнні злочини проти наших людей, за ракетні та авіаудари по території України. रूस के खिलाफ इस जंग में यूक्रेन भले ही छोटा देश हो लेकिन उसको यूरोपीय देशों से मदद मिल रही है। अभी अमेरिका ने हॉवित्जर तोप की एक बड़ी खेप यूक्रेन को भेजी है। ये सबसे घातक तोप माने जाते हैं। आंकड़े के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन समेत करीब 40 देशों ने जेलेंस्की को हथियारों की मदद भेजी है। अब तक 60,000 करोड़ रुपए की हथियार जेलेंस्की को दिए जा चुके हैं। दावा ये भी है कि आने वाले दिनों में इससे कई गुना ज़्यादा हथियार जेलेंस्की को मिलने वाले हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अमेरिकी कांग्रेस से करीब 33 अरब डॉलर यानी 2,47,000 करोड़ रुपए की मांग की है जिससे यूक्रेन को मदद दी जा सके। इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल FMG-148 जेवलिन दे चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन को फिनिक्स घोस्ट ड्रोन दिए हैं। ये एक आत्मघाती ड्रोन है। अमेरिका ने यूक्रेन को मी-17 हेलीकॉप्टर भी दिए हैं। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से मजबूत हैमर गाड़ियां, आधुनिक रडार सिस्टम और पेट्रोलिंग करने वाली नावें भी दी हैं। इसके अलावा अमेरिका ने उसे अपना एयर डिफेंस सिस्टम FIM-92 स्ट्रिंगर भी दिया है। अमेरिका ने उसे इंफ्रारेड और हीट सेंसर से लेस नाइट विजन ग्लासेस भी दिए हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिल रहे हथियारों की बदौलत जंग में ज़ेलेंस्की की सेना रूस के सैनिकों का मुकाबला कर रही है। लेकिन अब रूस के विदेश मंत्री ने हथियारों की मदद को लेकर चेतावनी दे डाली है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस धमकी का अंजाम क्या होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूरोप के दौरे पर है। 3 दिवसीय ये दौरा है। जर्मनी पहुंचे हुए हैं और देखिए किस तरह से भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी की तस्वीर जर्मनी के बर्लिन से आपके सामने आ रही है। और पीएम मोदी की शख्सियत का ये हिस्सा है, वो जहां भी जाते हैं, जब भी विदेशी दौरा होता है तो वहां मौजूद लोगों से और खासतौर से उन लोगों से जो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, उनसे मुलाकात करना नहीं भूलते। और जिस प्यारी सी बच्ची को इस वक्त आप देख रहे हैं, पीएम मोदी को जो भेंट उन्होंने यहाँ पर दी, देखिए किस तरह से पीएम मोदी का चेहरा बनाकर उन्होंने यहाँ पर दिया, जिसे देखकर पीएम मोदी बेहद खुश भी हुए। और हमारी सहयोगी जसप्रीत लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विदेश दौरे को कवर करने के लिए वो जर्मनी में इस वक्त हैं, जिनकी हर एक तस्वीर आप तक वो पहुंचा रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए कि बर्लिन में पीएम मोदी मौजूद हैं और ऐसे में सभी की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। अगर हम बात करें ज़ेलेंस्की की या हम बात करें पुतिन की, तो दोनों को पीएम मोदी की मध्यस्थता स्वीकार है। ऐसे में यूरोप दौरा काफ़ी अहम हो जाता है। दूसरी तरफ रूस लगातार धमकियां दे रहा है तमाम नेटो देशों को, अमेरिका समेत, कि वो हथियार ना पहुंचाएं, लेकिन बड़ी खेप हथियारों की यूक्रेन तक पहुंच रही है। और अमेरिका ने हॉवित्जर तोपें यूक्रेन को दी है। इन हॉवित्जर तोपों की क्या खासियत है, एक रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। यूक्रेन
यूक्रेन को अमेरिका ने भेजी हथियारों की नई खेप। बाइडेन के घातक हथियार से रूस का मुकाबला। ज़ेलेंस्की को मिली हॉवित्ज़र की मदद। अमेरिका की मदद यूक्रेन पहुंचा रहा है। has obviously made this a priority to support Eastern Europe, specifically Ukraine. Multiple presidential directives have come out with certain material that needs to be moved to Ukraine. हॉवित्ज़र तोपों की मदद से यूक्रेन अपनी जमीन बचाने के लिए रूसी फौज के खिलाफ खड़ा होगा। हॉवित्ज़र इतनी खतरनाक है कि लंबी दूरी पर बैठा दुश्मन भी इससे चित हो जाता है। इसकी खासियत ऐसी है जिसे पार पाने में पुतिन की सेना को थोड़ी मुश्किल जरूर है, क्योंकि ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसमें 155 mm लंबे बैरल लगे हैं, जिसकी मदद से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला किया जा सकता है। साथ ही 5 सेकंड में ये 3 गोले दाग सकती है। इसके साथ ही ये इतनी हल्की है कि इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। होवित्ज़र तोपों की एक और खासियत है। अमेरिका ने हाल ही में दावा किया है कि होवित्ज़र तोपें मिसाइलें गिरा सकती है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक होवित्ज़र ने जब 155 मिलीमीटर डायमीटर से जब शेल फायर की तो उसने BQM-167 टारगेट जोन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस बार जंग के मैदान में ये होवित्ज़र तोपें मिसाइलें गिराती हो, ऐसा दिख सकता है। इतनी खूबियों से लैस होवित्ज़र तोपों की मदद से पुतिन की सेना को रोकने में यूक्रेन को मदद मिलेगी। बाइडेन ने पुतिन के एक प्लान को फेल करने की रणनीति बना ली है। इसी इरादे से उन्होंने ज़ेलेंस्की को होवित्ज़र भेजी है। इतना ही नहीं, बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सामने $33 अरब का प्रस्ताव रखा, यानी 2,47,000 करोड़ रुपए। इस रकम में से $20 अरब यानी 1,50,000 करोड़ रुपए सैन्य सहायता के लिए और $8.5 अरब यानी करीब 63,750 करोड़ रुपए यूक्रेनी सरकार के लिए और बाकी के $3 अरब यानी करीब 22,500 करोड़ रुपए यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए दिए जा सकते हैं। Всіх інших міст і громад Донбасу, які російські війська хочуть перетворити на руїни. В цій війні вирішується абсолютно все. Тільки якщо Україна вистоїть, вони будуть жити. Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани, хоча б частково, то у них ще вистачить артилерії і авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь наш Донбас. Як вони це вже зробили з Маріуполем. В місті, яке було одним із найбільш розвинутих в регіоні, просто російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів в тій частині Маріуполя, яку вони, на жаль, поки що контролюють, не суттєво відрізняються. असल में अमेरिका जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। हालांकि वो सीधे तौर पर तो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना, लेकिन हथियारों के जरिए मदद देने में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं अमेरिका की इस मदद पर चीन दलील दे रहा है कि हथियारों की खेप देने से युद्ध और भड़क सकता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि नाटो के सभी सदस्य देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन ने रूसी सेना से मुकाबला करने के लिए अपने 8,000 सैनिक अभ्यास के लिए पूर्व यूरोप इलाके में भेजे हैं। साथ ही में 1,000 सैनिक पोलैंड भेजे हैं। इतना ही नहीं, काला सागर में रूसी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल देने का भी फैसला किया है। ब्रिटेन की इस मदद को लेकर रूस पहले ही उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुका है। बावजूद इसके ब्रिटेन पर कोई असर नहीं है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि ब्रिटेन काला सागर में रूसी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए जल्द ही यूक्रेन को अपनी घातक ब्रिमस्टोन मिसाइलें देगा। ब्रिटेन से मिलने वाली इन घातक मिसाइलों को टैंकों का काल माना जाता है। साथ ही ब्रिमस्टोन एक ऐसी मिसाइल है जो समंदर में तैनात युद्धपोतों को भी निशाना बना सकती है। इस मिसाइल को चाहे जमीन से दागा जाए या फिर फाइटर जेट से, ये तेज रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी सटीक निशाना साध कर तबाह कर सकती है। इससे पहले ये खतरनाक मिसाइलें सीरिया
और लीबिया की लड़ाई में अपनी ताकत की नुमाइश पेश कर चुकी है। इन मिसाइलों को यूरोप की मिसाइल बनाने वाली कंपनी MBDA ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के लिए खास तौर पर तैयार किया था और इन्हें दुश्मन के खिलाफ जमीन या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइलें सुपरसोनिक हैं, मतलब आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से अपने निशाने की तरफ जाती है। वहीं एक ब्रिमस्टोन मिसाइल की लागत करीब $1.5 लाख यानी भारतीय रुपयों में 1 करोड़ से ज्यादा होती है। ब्रिटेन के अलावा जर्मनी और सऊदी अरब की वायुसेनाओं के बेड़े में भी ये मिसाइलें शामिल हैं। हालांकि जमीनी जंग के लिए ब्रिटेन पहले ही यूक्रेन को ये मिसाइलें दे चुका है, जिनका ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना के खिलाफ जमकर इस्तेमाल भी कर रही है। मतलब अब तक रूसी टैंकों के लिए काल साबित हो रही ये मिसाइलें अब समंदर में भी रूस के लिए मुसीबत साबित हो सकती हैं। मतलब साफ है कि युद्ध का मैदान और भयंकर होने वाला है और ज़ेलेंस्की की ताकत और बढ़ने वाली है। और जो तस्वीरें सामने आ रही है कीव और उसके आसपास की, पूरी दुनिया वो तस्वीरें देख रही है क्योंकि रूसी हमलों में यूक्रेन में काफी ज्यादा तबाही मची हुई है। इरपिन शहर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली है। मेरे सहयोगी जनक दवे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। रूसी सेना की बर्बरता की बहुत सी कहानी है रूसी यूक्रेन जंग में, लेकिन आज हम आपको इरपिन की वो कहानी बता रहे हैं जिसमें देख सकेंगे आप कि कैसे रूसी सेना ने आम सिविलियन को चुन चुन कर निशाना बनाया था। जब इरपिन पर रूसी सेना ने हमला किया तब लोग घर छोड़कर अपने परिवार के साथ गाड़ियों में भागना शुरू किए, लेकिन वो इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। एक एक करके गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और गाड़ियां भी कितनी, एक नहीं दो नहीं। आज आप उन तस्वीरों को हम दिखाएंगे न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर कि गाड़ियों का पूरा पहाड़ यहाँ पर बन गया है। ये गाड़ियाँ आप गिन लीजिए, ये गाड़ियाँ देख लीजिए, यहाँ पर कितने लोग इरपिन छोड़कर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे। एक एक गाड़ियों को गोला बारूद से निशाना बनाया गया। ये देखिए, ये तिजोरी भी है जहाँ पर परिवार ने अपनी जो भी बचत रखी होगी, जो भी सेविंग की होगी, उसको लेकर वो अपने साथ भाग रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें बता सकती है आपके कि किस तरीके की बर्बरता उस समय बरती गई। चाहे छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, सभी गाड़ियों को एक एक करके चुन चुन कर निशाना बनाया गया। उन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया गया। ये युद्ध की सबसे कहे कि ये सही बात नहीं होती। युद्ध में सेना सेना के सामने लड़ती है, आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन इरपिन की ये तस्वीरें देख लीजिए, ये इरपिन के ब्रिज पर की वो दर्दनाक कहानी आज आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां गाड़ियों का एक पहाड़ बन चुका है। ये जो गाड़ियां हैं उनमें इरपिन के लोग अपने परिवारों के साथ निकले थे। सबसे बड़ी जो मास किलिंग हुई वो बूचा और इरपिन में, और यही इरपिन की तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियों पर गोलियां दागी गई, बेशुमार गोलियां दागी गई, चाहे कहे कि गोले दागे गए, गाड़ियां छोड़ी ही नहीं गई, आग के हवाले कर दी गई। कितने लोग बचे, कितने लोग मरे, इसकी किसी भी तरीके की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन आप देखिए, एक एक करके चुन चुन कर ये गाड़ियों पर भी जिस तरीके से गोलियां मारी गई हैं। आप देखिए, मेरे साथ कैमरामैन पंकज तोमर आपको दिखाएंगे गाड़ियों को यहाँ पर जब आग के हवाला किया गया गोला बारूद से, यहाँ पर ये गोलियां ही गोलियां दागी गई। और ऐसी एक नहीं, दो नहीं, लेकिन पूरा पहाड़, अभी यूक्रेन सेना ने इस जगह पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। लेकिन उस इरपिन ब्रिज पर ये जो दर्दनाक वाकया हुआ था, उसकी ये सबूत है कि कैसे एक एक करके इन परिवारों को, आम लोगों को वहाँ पर निशाना बनाया गया था। और आज ये जो पहाड़ है गाड़ियों का, यही दिखाता है कि कितनी दर्दनाक मौत वहाँ पर उन लोगों को दी गई होगी रूसी सेना द्वारा, आम लोगों द्वारा। देखिए, गोलियां दागी गई है, गोले बरसाए गए, मिसाइल्स दागी गई, और पूरा का पूरा जो इरपिन का मास किलिंग का जो मसला है बूचा के साथ साथ, वो आज भी यूक्रेन के जो दर्दनाक किस्सों में एक गिना जाता है। और यही दिखाता है ये तस्वीरें कि आप देखो, गाड़ियों का पहाड़ है, इसके पीछे दर्दनाक कहानियां हैं और रूसी सेना की बर्बरता साफ तौर पर दिख रही है।